जब भी इंटरनेट पे आपका नाम टाइप होता है तो बहुत सारी फ़ोटोज़ आपकी हैं, आपकी वर्दी में, आपकी यूनिफॉर्म में। ब्लैक कैट कमांडो, स्पेशल फोर्सेस, गोरखा बटालियन, ये सब क्या होते हैं? एक सेकंड जब हम बात करते हैं ना, एक सेकंड के अंदर आप सोचिए 7 से 10 गोलियां निकल जाती है। फट से अटैक हुआ बॉम्बे के अंदर, कभी किसी ने सोचा नहीं, सडनली 10 टेररिस्ट आकर के तबाही मचा करके रखा। तो इस समय स्पेशल फोर्सेस वालों को आप लगाना चाहेंगे, बट स्पेशल फोर्सेस वाले तो कहीं लगे हुए हैं, कमिटेड है ना वो, तो कहीं उरी अटैक या कहीं कहीं हमेशा, मतलब दे आर ऑलवेज इन ऑपरेशंस एंड लाइक दैट, तो वो कमिटेड है, यू कैन नॉट गेट देम। सो इसके लिए ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो फौज है, इसको तैयार करके रखा गया है। ये हमेशा से सिर्फ इसका काम होता है कि ऑन अलर्ट एंड ऑन स्टैंड बाय, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट टेररिस्ट अटैक। फौज में कोई देश के लिए सोच करके लड़ाई नहीं करता, फौज में सिर्फ ये सोच करके लड़ाई करता है कि मैं, मेरी बटालियन को अगर पाकिस्तानी दिखा आप तो गोली मारोगे, पाकिस्तानी को आप दिखे तो वो गोली मारेगा। वहाँ बंदे स्नाइपर्स लगा करके दिन भर वही देखते थे, कहीं कोई हरकत दिखे तो टाई गोले आता था। लड़ाई सिर्फ फौज से नहीं जीते जाती। ओके, ठीक है, लड़ाई फौज तो जीतेगी, फौज अपना काम करती रहेगी। लड़ाई को सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सस्टेन करने के लिए आपके पास इकोनॉमी स्ट्रांग चाहिए। अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई करें, है कि नहीं, सब बोलते हैं कि फट से जंग खत्म हो जानी चाहिए। पाकिस्तान के साथ लड़ाई करूं, मैं नहीं चाहूँगा कि जाकर के जंग जल्दी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, उसको लंबा खींचो ताकि उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाए। आपने भी तो फर्स्ट शूट किया होगा स्टार्टिंग में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पता नहीं। आप एज ए स्ट्रिक्ट कर्नल थे या एज ए फैमिली कर्नल थे? वेरी स्ट्रिक्ट, खूंखार। एक गाना आपने सुना होगा, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। हम स्पेशल डे पे बड़े इमोशनल होते हैं, बहुत सेंटिमेंट्स हम दिखाते हैं भारत के लिए, देश के लिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, कुछ गीत सुनते हैं। आज स्पेशल पॉडकास्ट आप सभी यूथ के लिए और आप सभी सिविलियंस के लिए। आज डिकोड करेंगे आर्मी जर्नी, ब्लैक कैट कमांडो जर्नी, स्पेशल फोर्स जर्नी, यानी कि उनकी अपनी साइकोलॉजी क्या होती है, वो कैसे सर्व करते हैं, हम आप कैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम में तिलमिला जाते हैं, वो कैसे देश के लिए सब कुछ निछावर करने पे लगे रहते हैं। आज हमारे साथ है पैरा स्पेशल फोर्स के कर्नल कौशल कश्यप सर। सर नमस्ते एंड थैंक यू सो मच सर। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, मुझे बहुत खुशी है आपके इस प्लेटफॉर्म पर आने का आपने मुझे अवसर दिया। एंड आपके साथ तो हमेशा सीखते रहते हैं, आपसे इंटरेक्शन करते रहते हैं। इनफैक्ट आपसे इंटरेक्शन करके मैं इतना कुछ सीखता हूँ। सो आई रियली लव्ड योर कंपनी एंड ऑन बिहाफ ऑफ इनफैक्ट द एंटायर आर्म फोर्सेस जो भी सर्विस करते हैं, मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू फॉर योर गोल्डन वर्ड्स। सबसे पहले सर कि जब मैं आपको फर्स्ट टाइम देखा, आपके फेस पे ना एक अलग अट्रैक्शन है, मतलब एक लविंग फेस जो होता है ना, केयरिंग फेस। मैं सोचा आप बदमाशी बोलेंगे। नहीं, एक केयरिंग फेस और लविंग फेस, यानी ऐसा होता है कि इस आंखों में केयर है, प्यार है, मतलब जो मैं फील करता हूँ। सो जो अभी आपका जो फिटनेस है, जो ग्लो है चेहरे पे, क्या ये रिफ्लेक्शन है आपके ट्रेनिंग की, स्पेशल ट्रेनिंग की? क्या ये भी रिफ्लेक्ट होता है उन सब चीज़ों से? आई एम श्योर होता होगा, आई एम श्योर। मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म या उसमें, मतलब मैं ऑफकोर्स करना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जो करते हैं, बट आज आप मुझे जो भी देख रहे हैं, जो भी हूँ, मेरी सोच जो है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग इन द फोर्सेस, या बचपन से जो पेरेंट्स ने सिखाया था। ये मेरा मानना है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो बनाती है। मानेंगे ना? राइट सर। आप जैसे कि हम बुद्धा जी का देख लेते हैं कि बिकॉज ही सॉ एंड ही कुड फील, जब वो बाहर निकले अपने पैलेस से, जब उन्होंने गरीबी देखी, लोगों को गरीब सफ़र करते हुए देखा, तो इट हैड एन इफेक्ट ऑन हिज वो एंड इट चेंज हिज कोर्स ऑफ वो। सो मैंने जो देखा है आर्मी के अंदर, स्पेशल फोर्सेस के अंदर, एनडीए के अंदर जो सिखाया गया है, आई थिंक कहीं ना कहीं हर चीज़ में वही झलकती होगी। और वो टेक्निक ही है जो आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करती होगी, आई थिंक। जी बिल्कुल। ओके,
हम रात को सो नहीं सकते, सुबह जल्दी बहुत अच्छी नींद आती है मेरे को, तो मैं जिस दिन अलार्म नहीं लगा सकता, मैं मतलब नहीं लगाया हो, मैं उठ नहीं पाऊंगा, तो इसलिए रात को हम सो नहीं पाते जब तक 5-6 अलार्म नहीं लगे हुए सुबह के तो अच्छा, वो डिसिप्लिन सर कितना आपके पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट करता होगा चीज़ों को ट्रिम करने में? आई थिंक डिसिप्लिन के बिना आप कोई आदमी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ओके। डिसिप्लिन के बिना कोई आदमी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। डिसिप्लिन आपका ज़िंदगी का जरिया है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, मेरा ये पर्सनल सोच है, क्योंकि बहुत अहम है, मेरे लाइफ में हमेशा डिसिप्लिन रहा है। डिसिप्लिन आपका इंटेंट बताती है कि नहीं? तो उसके बिना यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। और प्रोसेस एंड डिसिप्लिन। जी, एंड मोस्ट एसेंशियल ऑफ डिसिप्लिन इज सेल्फ डिसिप्लिन, जिसमें आपको कभी कोई नहीं देख रहा, बट आप कितना कर रहे हैं। स्पेशली हम लोग जैसे हम कमांड कर रहे थे, उस समय कोई नहीं देख रहा होता है कि जीसी साहब या सीओ साहब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बट उस समय आप कितना डिसिप्लिन है, दैट इज़ व्हाट शोज कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। ओके। एंड इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन, आप अपने काम को मतलब सीरियसली ले ही नहीं सकेंगे, और आप काम को सीरियसली नहीं लेंगे तो विल नेवर बी सक्सेसफुल। जब भी इंटरनेट पे आपका नाम टाइप होता है तो बहुत सारी फ़ोटोज़ आपकी हैं, आपकी वर्दी में, आपकी यूनिफॉर्म में। सो एक लेमैन, एक नॉर्मल मैन जो इंटरनेट पे जाता है, जो जिसको आप सिविलियंस बोलते हैं या आर्मी में बोला जाता है, वो इस आर्मी के लाइफस्टाइल को अलग लेता है हमेशा जी। वो बड़ा कंफ्यूज होता है कि आर्मी, ब्लैक कैट कमांडो, स्पेशल फोर्सेस, गोरखा बटालियन, ये सब क्या होते हैं। तो मैं चाहूँगा 1 मिनट में आप थोड़ा सा ये कर ले, क्या ये एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, डेफिनेटली होंगे, और जो इनका प्रमोशन है, जैसे नॉर्मली आईजीपी होता है, इंटरनल जॉब पोस्टिंग, इसमें कैसे प्रमोशन होता है? क्या इसमें भी कोई पर्टिकुलर सोर्स काम होता है, सेटिंग काम होता है जैसे नॉर्मली होता है, और या ये बहुत टफ है? मैं आपको आर्मी जब लड़ती है तो नॉर्मल आर्मी, मेन अगर आप आर्मी पे देखें ना, जो मेन लड़ करके कब्जा करने वाला वो है इन्फेंट्री। ओके। पैदल फौज। इन्फेंट्री के साथ में जैसे लड़ते हैं, जैसे कि जहाँ टैंकेबल टेरेन है, टैंक्स आपने देखा होगा, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड, ये जो है ना, जब जा करके कब्जा करते हैं, ओके, वो वाली फोर्स है। उसके साथ में बहुत सारे जो फोर्सेज है जो इनको मदद करती है, जिनके बिना मतलब इन्फेंट्री या आर्मर्ड जाकर के अटैक नहीं कर सकते। जैसे कि जो फोर्स वगैरह आप सुनते होंगे, आर्टिलरी होता है, वो बड़ी बड़ी बम गिराते हैं, इंजीनियर्स वो जा करके सड़कें बनाती हैं, आगे सड़कें या क्रॉसिंग्स वगैरह, नहीं तो वो इतने सारे ऑब्स्टिकल है, वो इन्फेंट्री कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। एविएशन आपको कैजुअलिटी इवैक्यूएशन से लेकर के आपको खबर देती है कि सामने दुश्मन क्या है। तो इस प्रकार के ना बड़े सारे ये हैं। तो ये तो नॉर्मल आपका आर्मी है। ओके। जो इन्फेंट्री मैंने आपको बोला, इन्फेंट्री क्योंकि इतनी बड़ी है, तो और हमारा देश इतना बड़ा है, देश के लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक साउथ इंडिया के केरला के जवान को मोटिवेट करना और एक अपने हरियाणा के जाट को मोटिवेट करना अलग है। Okay. या नॉर्थ ईस्ट के एक नागा या असामी को मोटिवेट करना बिल्कुल अलग अलग गेम है कि नहीं? तो इसीलिए हमारी ये रेजिमेंट सिस्टम है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम से, कि अलग अलग रेजिमेंट्स हैं इन्फेंट्री के अंदर, ताकि जवानों को एक जैसे जवान एक साथ रहे और उनको आसानी से आप मोटिवेट कर सकें। अभी जैसे कि महाराष्ट्र के जितने लोग हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलो तो वो कहीं भी चढ़ जाएंगे, कुछ भी कर देंगे। है कि नहीं? तो बिहार में है कि बिहार अपने वो क्या राजा राम जी का कुछ वो है, जी उनका जो, आई एम सॉरी मेरे को उनका वर्ड का नहीं पता। जाट का है कि जाट जो बलवान जय भगवान, जय भगवान, सबका एक पर्टिकुलर नारा है अपना। जी, तो उनको मोटिवेट करने के लिए किक मिलता है उनको। जो किक नहीं, देखिए जब सामने से मीडियम मशीन गन फायर कर रहा होता है ना, 1 मिनट में उनका 1200 से 1500 का कुछ रेट ऑफ फायर है। 1 सेकंड जब हम बात करते हैं ना, 1 सेकंड के अंदर आप सोचिए 7 से 10 गोलियां निकल जाती है। 1 सेकंड, 1 सेकंड में, यस। और एक गोली अगर आपके हाथ में लगता है, आपका पूरा हाथ उड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाथ में गोली लगी और वो अमिताभ बच्चन गिर करके कहानी सुना रहे हैं। हाथ पे लगा, हाथ उड़ जाएगा यहाँ से मीडियम मशीन का, ऐसा आता है। कारगिल की उन पहाड़ियों के ऊपर जब वो मीडियम मशीन गन का फायर चल रहा होता है, और उस समय हमारा कोई यंग कैप्टन मनोज पांडे या कैप्टन विक्रम बत्रा कहते हैं कि खड़े हो और मार्च, अटैक, और लोग उठते हैं और अटैक कर देते हैं एक 22 साल के 23 साल के जवान के कहने के ऊपर। इट डजंट कम ईजी।
वो मोटिवेशन के लिए, वो जवानों का ना पूरी आर्मी का वो समझना कि इनको मैं कैसे मोटिवेट करूँगा, कैसे लेकर के जाऊँगा। सबके थोड़े थोड़े अलग अलग वो होते हैं। कुछ जवानों को अच्छा लगता है कि गालियाँ दो, उनके साथ तो उनके साहब तो अपने जैसे हैं हैं, किसी और को आप गाली दोगे सेंटी हो जाएंगे, साहब तो कैसे गालियाँ देते हैं, कैसे बातें करते हैं। तो सबके अपना, हमारा देश इतना बड़ा है, अलग अलग जगह के लोगों को अलग अलग मोटिवेटिंग पॉइंट्स हैं कि कैसे यहाँ के लोगों को, तो इसीलिए वो रेजिमेंट वाला सिस्टम है। okay. तो ये है आपके रेजिमेंट्स का जंग के साथ मतलब यू डोंट गो टू बैटल एज ए रेजिमेंट, यू गो टू बैटल एज अ बटालियन, और बटालियंस को अलग अलग फॉर्मेशन होती है, ब्रिगेड। तो ये तो 1 मिनट आपने जो टाइम दिया है शायद उसमें मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि जो स्पेशल फोर्सेस हैं, ब्लैक कैट कमांडोज हैं, वो स्पेशल होती है SOS मोड में, जब देश एक ऐसे खतरे में होता है, डेंजर में होता है, तब वो फोर्स आती है। क्या ये सही है, जो एक नॉर्मल साइकोलॉजी है? जी, मैं आपको स्पेशल फोर्सेस का समझाता हूँ। स्पेशल फोर्सेस और जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या ब्लैक कैट कमांडो वो अलग है। ओके। स्पेशल फोर्सेस एक फौज के अंदर, मैंने आपको पूरा समझाया, फौज जो जाकर के अटैक करती है। तो कुछ फौज ऐसे होते हैं जिनको दुश्मन के एरिया में ड्रॉप कर दिया जाता है, चाहे वो पैराशूट से, चाहे वो हेलीकॉप्टर से, चाहे वो चल करके जाए, या हो सकता है समंदर में तैर करके जाए। दुश्मन के एरिया के अंदर छोटी छोटी नफरी, मतलब छोटे छोटे 4 5 6 7 आदमी ऐसे ऐसे करके, टास्क के ऊपर डिपेंड करता है, वो वहाँ तबाही मचाते हैं। उनके न्यूक्लियर स्ट्राइक्स को लेकर के, उनके हेडक्वार्टर्स को लेकर के, या उनके जो कमांडर्स हैं उनको स्नाइपिंग करके उनके ब्रिज तोड़ना, तबाही मचाना, ताकि जो दुश्मन है वो सामने लड़ाई से ज़्यादा वो पीछे ज़्यादा परेशान हो। आप समझ रहे हैं, आप जंग में गए और आपका जूता चुभ रहा है, तो वो जूता चुभाने वाली बात है कि नहीं? तो वो काम स्पेशल फोर्सेस करती है। स्पेशल फोर्सेस ऐसे कुछ कर देती है जिससे हो सकता है कि एक अटैक में जाने के लिए एक ब्रिज बहुत ज़रूरी है, और आपको पता है कि दुश्मन वो ब्रिज को उड़ा देगी जैसे ही अटैक के लिए जाएगी। तो आप स्पेशल फोर्सेस वालों को भेजोगे, ठक से जाके स्पेशल फोर्सेस वाला वहाँ जाकर के वो ब्रिज को टेक ओवर कर लेगा, इससे पहले कि दुश्मन उस पर हटा दे, और फिर इन्फेंट्री जाकर के अटैक करेगी। तो ऐसे टाइप के कुछ काम करते हैं। तो वो स्पेशल फोर्सेस अलग है। उरी क्या वो स्पेशल फोर्सेस का वो था। ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो आप ब्लैक कैट कमांडो कह रहे हैं, उसका अलग ही वो है। ठीक है। अब ये जो स्पेशल फोर्सेस है, फौज के अंदर सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड या सबसे ज़्यादा ट्रेंड लोग होते हैं, और उनको कोई फालतू बैठने नहीं देता, उनको हमेशा कहीं ना कहीं ऑपरेशन के अंदर कमिटेड रहते हैं। ओके, समझ रहे हैं? तो वैसे में हमारे जो देश हैं आसपास, जिनको हम दोस्त मानना चाहें कभी, तो वो कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं। और जैसे कि 26/11 वाला अटैक हुआ, फट से अटैक हुआ बॉम्बे के अंदर, कभी किसी ने सोचा नहीं, सडनली 10 टेररिस्ट आकर के तबाही मचा करके रखा, कसाब वाला पूरा। तो इस समय स्पेशल फोर्सेस वालों को आप लगाना चाहेंगे, बट स्पेशल फोर्सेस वाले तो कहीं लगे हुए हैं, कमिटेड है ना वो, तो कहीं उरी अटैक या कहीं कहीं हमेशा, मतलब दे आर ऑलवेज इन ऑपरेशंस एंड लाइक दैट, तो वो कमिटेड है, यू कैन नॉट गेट देम। सो इसके लिए ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो फौज है, इसको तैयार करके रखा गया है। ये हमेशा से सिर्फ इसका काम होता है कि ऑन अलर्ट एंड ऑन स्टैंड बाय, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट टेररिस्ट अटैक, कि अगला टेररिस्ट अटैक जैसे ही होगा उनके लिए जहाज खड़ा रहता है, टक से बंदे ऐसे निकलते हैं, अपने जहाज़ों में बैठते हैं और जहाँ अटैक हुआ है वहाँ पहुँच जाते हैं। उनका यही काम है। तो 26/11 वाला जो हुआ था उसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स मोबिलाइज की थी। उसके लिए अगर स्पेशल फोर्सेस यूनिट पास में है, मुंबई में होती, जैसे कि मार्कोस वाले गए थे, मार्कोस एक तरह के स्पेशल फोर्सेस ही हैं, वो नेवी के अंदर आते हैं, मरीन कमांडोस जो वो है। तो जैसे 26/11 जैसे ही हुआ था, तो मार्कोस वाले मोबिलाइज किए थे, क्योंकि वो सबसे पहले वहाँ बैठे हुए थे। अगर उस समय वहाँ पे स्पेशल फोर्सेस का कोई यूनिट होता तो फट से पहुँच जाता, और शायद हमारा डैमेज कंट्रोल भी हो जाता। ओके। सो नॉर्मली सर, जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, वो उनको तो पता है कि मैं आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ब्लैक कैट कमांडो क्या है वो, क्या उसका कोई प्रिपरेशन होता है, कि या वो ग्रेजुअली एक स्टेज है जब कोई पहुंचता है? मैं जो भी सवाल पूछ रहा हूँ एज ए लेमैन पूछ रहा हूँ, जो लोगों के मन में सवाल होते हैं। तो आपकी शुरुआत, पहला सवाल जो मेरा इसमें था, आपकी जर्नी इंडियन आर्मी और या पैरा फोर्सेस में जाने की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई? देखिए, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन किया था। एनडीए तो क्लास 12 के बाद हम ज्वाइन कर लेते हैं पुणे खड़गवासला के अंदर। सो एनडीए इज अ गेटवे। एनडीए इस फौज का ना एक ट्राई सर्विसेज इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको एक साथ ट्रेनिंग किया जाता है। ओके 3 साल का, और ज़्यादातर ट्रेनिंग एक साथ रगड़ा खाते हैं और सब बराबर होता है। ठीक है। इट्स ओनली हर 6 महीने में एक टर्म होता है, जैसे कि इंडिया के 3 साल को 6 टर्म होते हैं, तो 4th टर्म के बाद में यू स्टार्ट गेटिंग मोर इन्वॉल्व विथ योर सर्विस। मतलब हमें जैसे कि फायरिंग वायरिंग और टैक्टिक्स का सिखाया जाता है, नेवी वालों को कुछ और सिखाया जाता है, एयरफोर्स वालों को फ्लाइंग सिखाया जाता है, तो वैसा होता है। तो एनडीए इस 3 साल का जो सब एक साथ करते हैं, जिससे मकसद ये था कि जब लेट्स से जब चीफ बनते हैं तो तीनों चीफ आसपास के हैं, कोर्समेट्स के हैं, और सबने एक साथ एनडीए में वो कर रखा है, तो उनमें बहुत अच्छी दोस्ती होगी, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। बिल्कुल, और ये कोऑर्डिनेशन के बिना आप जंग नहीं जीत सकते। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं एनडीए गया था, सिविलियन बैकग्राउंड था, बिल्कुल कोई मुझे ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। एंड वहाँ जाने के बाद में मुझे याद है 2nd टर्म में ना हमें एक हमारा गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ था, एनडीए के 50 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। ओके। सो मेरा एक छोटा सा रोल था, हमारा सूडान ब्लॉक है जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, तो हम दिन भर वहाँ सोते रहते थे, और वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो था कुछ, तो लाइट एंड साउंड शो के अंदर हमें निकल करके कि कैसे एनडीए जब बना था तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था करके, और मुझे कुछ पत्थर उठा के ऐसे ना थोड़ी देर के लिए 2-3 सेकंड के लिए लाइट आया और हम एक्टिंग करें और फिर वापस जाके सो जाता था। तो यही होता था। बट उस दौरान क्या हुआ कि जो सूडान ब्लॉक है उसके अंदर हमारे सारे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, इनके फोटोज टंगे हुए। तो जब नींद पूरी हो गई 2-3 दिन के बाद में, प्रैक्टिस तो हर दिन चल रहा था, तो आई वेंट एंड आई स्टार्टेड रीडिंग एक एक करके, एंड जब भी उनका मैं पढ़ता था इट रियली मूव्ड मी, आई सीरियसली फेल्ट सो कनेक्टेड। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट करने लगा था वो थे अपने 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के। ओके जी, मेजर सुधीर वालिया, मेजर अरुण जसरोटिया, उनका जब पढ़ा तो, एंड मैं ऐसे एक दिन पढ़ रहा था तो किसी ने आकर के बताया मेरे को, ये तू बैच देख रहा है, ये जो बलिदान बैच यहाँ पे पहनते हैं ये बलिदान है। और फिर उसने समझाया कि बलिदान क्या है। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, एंड मुझे एक अलग से कुछ कनेक्ट लगा कि यार ऐसा कुछ करना है। एंड देन आफ्टर सम टाइम हमारे जो स्क्वाड्रन कमांडर, जो कंपनी कमांडर होते हैं, स्क्वाड्रन कमांडर आ गए उस समय, मेजर पैंगिंग, ओके हेमंतो पैंगिंग, सेना मेडल बार इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अमेजिंग जेंटलमैन, ही इज़ अ लेजेंड, अलग ही लेवल के वो जी। तो पैंगिंग सर वाज देयर, तो पैंगिंग सर को देख करके लगता था यार ये बंदा अलग है। क्या मतलब अलग उनके आप ऑपरेशनल वो से लेकर के एवरीथिंग was completely different, and हम तो we would be always floored the way he treated and the way he took our classes, जो वो stories बताते थे अपने, he had lot of operational exposure। तो उनके किस्से सुन करके लगता था यार कि क्या ऐसे लोग थोड़े साइको टाइप होते हैं? बहुत सारा, अच्छा सॉरी सर को बुरा लगेगा शायद, बट इफ आई रिमेंबर करेक्टली, अभी सर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गोल्फ में, एमेच्योर गोल्फ के अंदर। ओके ही जस्ट वेंट आउट फॉर ए चैम्पियनशिप ट्रॉफी समवेयर, एंड अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गोल्फ में। ये वो है ना कि जहां आप जान लगा दो वहां आप हासिल कर सकते हो। आई हैव सीन ऑल द स्पेशल फोर्सेस गाइज, आप जहां आप मतलब इफ़ यू आर फोकस्ड और आप अपनी एनर्जीज जहां पे डायरेक्ट कर दो, यू कैन गेट एनीथिंग। सो क्या जो टीम होती है वो ऐसे सीनियर और ऐसे लीडर्स का वेट करती है कि मुझे ट्रेनिंग मिले, स्पेशल ट्रेनिंग मिले? जो टीम होती है वो खुद भी बहुत अच्छी ट्रेन होती है। हाँ मतलब हम भी जब जाते हैं तो हम टीम से सीखते हैं। ओके क्योंकि एक लेगेसी है, एक तरीका है हर चीज़ का। आप एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट में जाते हैं, क्लेमोर माइन होता है, वो क्लेमोर माइन कैसे लगता है, कैसे उसमें एम लिया जाता है, कैसे आप पीछे आकर के बैठते हैं, एम्बुश कैसे साइड करते हैं, ये सब आप जब टीम में जाकर के देखते हैं तो आप, एंड देन देयर आर स्पेशल पीपल जो आकर के ड्रिल्स को चेंज करते हैं, सिखाते हैं, कुछ ऐड करते हैं। ओके बट इफ इट आंसर्स योर क्वेश्चन, मैं सही समझा आपका? राइट आपकी ट्रेनिंग। हाँ जी, मैं आपको वो एनडीए से, हाँ सो दैट्स हाउ आई गॉट मोटिवेटेड। और फिर मेरे को एनडीए में एक इंजरी हो गई थी घुटने के अंदर। ठीक है, आई वाज गिविंग अ डेमोन्स्ट्रेशन की जो समरसॉल्ट होता है वो हैंड स्प्रिंग करके ना, तो वो कैसे देते हैं करके, तो चोट लग गई थी, तो आई हैड अ नी सर्जरी। ईयर कौन सा सर? 2001। अच्छा 2001 में मुझे इंजरी हुई थी, एंड समहाउ तो वो सर्जरी वगैरह होने के बाद में आई थॉट कि मैं इतना फिट रहूँगा नहीं, कि मैं प्रोबेशन के लिए, बहुत डरा के रखते हैं ना, प्रोबेशन बहुत टफ होता है करके, तो दैट इज़ व्हाई आई हैड ऑप्टेड फॉर इन्फेंट्री। आई गॉट जाट रेजिमेंट, 3 जाट।
308 में आई गॉट कमीशन, मैं गया था उरी के अंदर, एंड वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, बट वहीं पे कोर बैटल स्कूल एक होता है जहाँ पे जो भी आता है वैली के अंदर वहाँ पे आके ट्रेनिंग करता है। तो जब वहाँ पे गए तो अनदर जेंटलमैन ऑफ 9 पैरा SF ओनली, कर्नल ब्रिटो, लेजेंडरी फिगर अगेन। तो सर से वहाँ पे मुलाकात हो गया, एंड दैट्स व्हेन आई लर्न कि ज़िंदगी एक ही है, जो करना है इसी में करो। सो वहाँ से मैंने दोबारा फॉर्म भर के भेज दिया, एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड अप इन स्पेशल फोर्सेस। ओके, ग्रेट। सो एक सिविलियन से एक आर्मी माइंडसेट बनने में कितना टाइम लग जाता है? मंथ लगता है या कोई स्पेशल ट्रेनिंग होता है? जैसे कि एक 12th पास बच्चा NDA में जाके ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग के बाद वो सिलेक्टेड होता है, फिर वो स्पेशल ट्रेनिंग पे जाता है, तो माइंड को शिफ्ट होने में कितना टाइम लग जाता है सर आइडियली? ये डिपेंड करता है। ओके, देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं तो चलो NDA से गया था, तो 3 साल हमने NDA में बिताए, उसके बाद 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में बिताया, उसके बाद हम ऑफिसर्स बन करके गए थे। बट आप अगर शॉर्ट सर्विस वाले ऑफिसर्स को देख लें, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स का 9 मंथ का ट्रेनिंग होता है, एंड 9 मंथ के अंदर आई नो सो मेनी गाइज जो हुआ फैंटास्टिक, बहुत ही तगड़े ऑफिसर्स रहे हैं वो। माई ब्रदर हिमसेल्फ, माई ब्रदर इज अ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर, अभी वो जी 7 असम का है, अभी वो लद्दाख में पोस्टेड है। बट तो आई फील अगर 7 महीने में कोई 9 मंथ्स में कोई अगर ऑफिसर बन सकता है तो मिनिमम आपको 9 मंथ चाहिए। ओके, लेकिन अगर जैसे कि हमारे NDA से हमें ज़्यादा रगड़ा मिलता है, हमारे ऊपर लीडरशिप का सुना करके, मतलब आपको हर चीज़ में वो लीडरशिप वाले क्वालिटीज़ ही वो दिखने लगते हैं, तो थोड़ा सा शायद, और क्योंकि हम बहुत बच्चे होते हैं उस समय जब हम जाते हैं, तो कुछ शायद ज़्यादा अंदर तक वो रह जाता है, डेप्थ रह जाता है। बट अगर आप अगर नॉर्मल देखें, आर्मी के अंदर जो ऑफिसर्स भी हैं वो 9 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद शॉर्ट सर्विस ऑफिसर एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके। सो शादी आपकी सेलेक्ट होने के बाद हुई थी? जी। ओके, शादी तो बहुत बाद में हुई थी। अच्छा, तो कान पकड़ के मम्मी पापा ने शादी करा दी थी। ओके, ठीक है। जब ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है, दूसरा सवाल यही है, आपके ट्रेनिंग के वो कौन से मोमेंट है जो आपको लाइफ के लिए एक अलग विजन देते हैं, या विजन आपको दिया है जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे? देखिए NDA ट्रेनिंग का मतलब एक इंसिडेंट तो मुश्किल है, बट आपको मैं मोटा मोटा जिस देता हूँ कि ट्रेनिंग किस बारे में है। ट्रेनिंग आपकी एक तो पर्सनालिटी डेवलप करती है। ओके, कि आप खड़े कैसे होते हैं, आप बात कैसे करते हैं, आप अपने कपड़े कैसे पहनते हैं। एक क्रीज, ये जो मैं बैठा हुआ हूँ, ये जो क्रीज आ गया है, ये क्रीज के साथ अगर मेरे ड्रिल उस्ताद मुझे उस दिन देख लेते, ड्रिल के लिए मैं जब जाऊँ, ऐसा भूत बनाते कि ज़िंदगी में एक क्रीज कभी ना पड़े, वैसे हम रहते हैं। समझ रहे हैं आप? जितना भी लेट हो रहे हैं, क्लास जाने से पहले ठक से उतार करके आप ड्रेस को इस्त्री करके पूरा आयरन करके एक एक चीज़ चमकता हुआ। एक दिन अगर आपने ब्रासो नहीं किया, आपके मेडल्स नहीं, आपके जो स्टार्स या आपके जो भी एप्लेट्स पहनते हैं, तो ये आपकी एक जो आपका मतलब दुनिया का आपके दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। आप खड़े कैसे होते हैं, आप बातें कैसे करते हैं, आप समझ रहे? तो ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब वहाँ से इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते। देन आपके ऊपर लीडरशिप का इतना वो हो जाता है, मतलब कहा जाता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी है, एवरी द एंटायर बटालियन नोस। अगर ऑफिसर का अगर मतलब एवरीबडी नोस कम्प्लीटली, आप किसी से छुप करके कि मैं छुप करके ऐसा काम कर लेता हूँ या शॉर्टकट मार लेता हूँ, नहीं, आप नहीं कर सकते। सो जैसे कि स्टार्स होते हैं हमेशा पब्लिक ग्लेयर के अंदर होते हैं, पब्लिक उसके अंदर होते हैं, तो वैसे ऑफिसर का लाइफ ऐसा होता है कि आप कुछ छुप के नहीं कर सकते। आप जो भी कर रहे हैं, पूरी बटालियन को पता है कि ये साहब ऐसे हैं, इन्होंने कल रन में शॉर्टकट मारा था, या कल साहब ने झूठ बोला था कि वो PT के लिए उनका सिर दर्द है। कोई सिर दर्द नहीं था, अच्छा, क्योंकि दवाई तो ली नहीं है। तो ऐसे होता है। तो इसके अलावा ट्रेनिंग के अंदर 2 और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक आपका कोर्स स्पिरिट, अगर एक आदमी कुछ भी गलत करता है तो पूरे के पूरे कोर्स को पनिशमेंट मिलती है। ओके, ये आपके अंदर दिखा दिया जाता है। ये आपका जो टीम स्पिरिट वाला है ना, वो बिल्ड करने के लिए कि आपको सारे टीम को लेकर के चलना है। आपकी अगर पूरे टीम
एक कंपनी का लेट्स से 30 आदमी को छोड़ा है यहाँ से, ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, आपको एक दूसरे जगह पहुँचना है, आप 14-15 घंटे लग रहे हैं, उसमें जो अच्छे हैं वो पहले पहुँच जाए, बाकी वाले गुम हो जाए, नहीं पहुँचे, ऐसा नहीं होगा। आपका कमज़ोर बंदा है, कोई उल्टी कर रहा है, किसी की टांग में दर्द हो रखा है, किसी को कुछ भी है, आपने सब एक साथ लेकर के उसको पहुँचना है। आपका एक बंदा सुबह लेट हो जाता है या एक बंदे का ड्रेस में वो क्रीज खराब हो जाता है, तो सबके सबको रगड़ा मिलता है एक साथ। सो इट डेवलप्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ अफिनिटी, या अपने दोस्तों के साथ ना, आप समझ रहे हैं, जिसमें आप कि यार इसका भी देख ले, वो दैट स्टार्ट्स कमिंग नेचुरल टू यू। टीम एक साथ कि जो करना है यार, ये कोर स्पिरिट या ये टीम के साथ। तो आपको सर कभी कभी लगा उस वक्त कि यार ये सारी ट्रेनिंग ना एजुकेशन स्कूल या कॉलेज में होना चाहिए? बड़ा कोसेंगे लोग हमें ही वहाँ पे बहुत मुश्किल होता था ये टाइम निकालने के लिए, क्योंकि कहना आसान है बट उस समय बहुत भूत बनता था, मतलब यू रियली आर रॉजर्ड, एंड दैट इज़ राइटली सो। मतलब इस प्रोफेशन में तो रगड़ा खाना बनता ही है, क्योंकि जो नहीं रगड़ा ले पाते हैं, तो स्कूल कॉलेजेस में आप अगर उस लेवल का कुछ अगर प्रोसेसेस, मतलब जो आपने लीडरशिप बताया है कि आपका दोस्त अगर प्रॉब्लम में है तो फिर आपको सॉल्व करना है उसको जी, एक टीम वर्क आपने साथ लेकर के चलना है, साथ में लेके चलना। अगर ये स्कूल कॉलेज में ये बताया जाए टीम वर्क क्या होता है, प्रोसेसेस क्या होते हैं, कैसे आप अपने बड़ी को सपोर्ट कर सकते हो, तो कितना आई एम श्योर यू आर राइट, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो एक अलग लेवल का उनको स्ट्रेंथ मिलेगा। वो ना आर्मी में जाए लेकिन जिस भी प्रोफेशन में होंगे, अगर वो प्रोसेस्ड है और टीम वर्क उनको ही पता है, तो कभी वो न्यूक्लियर फैमिली का डिमांड नहीं करेंगे या ये बोलेंगे हम और हमारे दो। एटलीस्ट उन ग्रेटिट्यूड होगा और एक टीम वर्क के भावना से वो ये काम करेंगे। नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं आप, बहुत ही एसेंशियल है एज आई लुक एट इट। और क्योंकि अकेला आदमी सक्सेसफुल नहीं होता, बिना टीम के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक और चीज़ लास्ट जो मैं आपको बता रहा था एकेडमी ट्रेनिंग का, जो मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है आपको इतना हर चीज़ के ऊपर, हमारी एनडीए के अंदर जो स्क्वाड्रन होता है, आईएमए के अंदर कंपनी होती है, स्क्वाड्रन स्पिरिट, मतलब उस समय हम जान देते हैं स्क्वाड्रन के लिए सीरियसली कह रहा हूँ। और वो इतना इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब फौज लड़ती है, वो जो मैं आपको कह रहा था, कैप्टन विक्रम बत्रा या कैप्टन मनोज पांडे जब खड़े होकर के लड़ाई कर बोल रहे थे चार्ज, और सब चार्ज करते थे, वो चार्ज करते थे अपने बटालियन के नाम से, द सेम थिंग। और ये स्पिरिट वहीं से शुरू कर देते हैं, जब आप सिर्फ सोच के, मतलब कि हम माइक्स कॉन का होता था, मतलब माइक्स कॉन के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया और तुमने लड़ाई नहीं की तो तुम पे धिक्कार है। तो वो स्पिरिट वहीं से आता है, और जिसकी वजह से सारी जो फौज जो लड़ाई करती है, फौज में कोई देश के लिए सोच करके लड़ाई नहीं करता, फौज में सिर्फ ये सोच करके लड़ाई करता है कि मैं, मेरी बटालियन। अच्छा, वो टास्क मतलब एक प्राउड और रिस्पेक्ट के लिए होता है, जीतने के लिए होता है कि मेरी बटालियन, मेरी बटालियन। ओके, 3 जाट पीछे नहीं आएगी, 21 पैरा SF, 21 पैरा SF हार नहीं सकती, 21 पैरा SF। तो पूरा जो ये लड़ाई होता है, जिसके लिए लोग अपने आप को निछावर करते हैं कई बार, एक बार नहीं कई बार, दैट इज बिकॉज ऑफ द बटालियन स्पिरिट। तो अगेन ये स्पिरिट अगर कॉर्पोरेट्स में आ जाए, या ये स्पिरिट हमारे फैमिली में आ जाए, या बच्चों में आ जाए कि अच्छा IAS का प्रिपरेशन करना है, आर्मी करना है, हमारे अपने 5 दोस्त पीछे नहीं होने चाहिए, सबको होना है, तो मतलब मैजिक विल हैपन, मतलब वो होगा जी। ओके, ग्रेट। मतलब ये कह रहा हूँ कि क्या वो पैरेलली सीख पाए, ऐसा नहीं कि, क्योंकि ट्रेनिंग जब आपको मिलती है, आप जब ट्रेनिंग देते हैं, सो एक कहते हैं ना, साइकोलॉजी को इन्हेंस करते हैं, उसके मेंटल साइकोलॉजी को, कि हाँ वो रेडी हो ट्रिगर करने के लिए। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आपके हाथ में गन आया, सो हाउ वाज इट फीलिंग, मतलब उस वक्त क्या फीलिंग थी, या कौन सा गन आया था आपके हाथ में सबसे पहले? पहली बार तो एनडीए में ही फायरिंग कराते हैं, तभी था मेरे पास। बचपन में मैं बहुत सारा शूटिंग मतलब कि एयर गन होती थी, एंड आई वाज अ वेरी गुड शॉट। हम चिड़िया मार के घूमते रहते थे, पीपल आर गोइंग टू कर्स मी फॉर दिस, बट तब होता था, हमारे पेरेंट्स ने दिया हुआ था। माय मदर वुड हेट इट, मम्मी बहुत वो करती थी कि तुम यहाँ चिड़िया मत मारा करो, ऐसे प्रैक्टिस किया करो, बट फायरिंग हैड कम समहाउ नेचुरली
आ गया था और मैं काफ़ी वो करता था। फिर जब गन दी थी, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर सोचने का टाइम नहीं होता है, वो एनडीए में होता है। अच्छा। एनडीए में पहली बार तो आप गन लेकर के वो ड्रिल करते हैं तो वो चलती भी नहीं है वो गन्स, दे आर दोस डीपी राइफल्स कहते हैं उसको। ओके। फायरिंग के लिए एनडीए 4th टर्म से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपका फायरिंग वगैरह का शुरू हो जाता है। ओके। तो आधे टाइम तो आप ये सोचते रहते हो कि उस्ताद कहीं गुस्सा ना हो जाए, उस्ताद कहीं आपको रगड़ ना दे। तो फर्स्ट टाइम जब आप ज्वाइन किया आपने? हाँ, ज्वाइन करने के बाद में जब आप पेट्रोल्स पे, मैं 3 जाट पे ज्वाइन किया था एंड मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे 3 जाट क्या था, थोड़ा सा मुझे बताइए। था। जो मैं आपको रेजिमेंट्स बता रहा था, हाँ। तो ये जाट रेजिमेंट है। ओके। जाट रेजिमेंट होता है आपका भर्ती वगैरह के लिए, मैन पावर को वो करने के लिए। तो Okay. जाट रेजिमेंट के अंदर बड़े सारे बटालियंस हैं, 1 जाट, 2 जाट, 3 जाट, 4 जाट। ये जाट आया कहाँ से सर? जाट लोगों का वो है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, उसमें हाँ। ज़्यादातर जाट लोग जैसे होते हैं। गोरखा बटालियन है, हाँ, जैसे ऐसे ही गोरखा है, ऐसे जाट रेजिमेंट है ये। अच्छा, रेजिमेंट है, जी। ठीक है। ओके। जाट रेजिमेंट है, तो 3 जाट मेरी पलटन होती थी जिसमें मैं कमीशन हुआ था। ओके, ठीक है। कमीशन होते ही पहली बार जा करके हम जब जेएनके में लाइन ऑफ कंट्रोल पे मैं डिप्लॉयड था। अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का जो डिस्प्यूटेड पीओके है ना, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडिया। उरी मूवी आपने देखा होगा? हाँ, उरी देखा। हाँ। ओके। 47-48 में 47 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था, हाँ। तो कश्मीर इंडिपेंडेंट होता था। ओके। ठीक है, कश्मीर इंडिपेंडेंट था और 22 अक्टूबर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 22 अक्टूबर को पाकिस्तानियों ने रेडर्स भेज दिए थे, अपने मुजाहिद भेज दिए थे कि जाओ कश्मीर को अटैक करो और कब्जा कर लो। तो ये रेडर्स आ गए और कश्मीर के राजा हरि सिंह ने आकर के बताया कि भैया बचाओ बचाओ मुझे, इंडिया ये तो पहुंच गए, श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। 25 तारीख तक ये लोग बारामूला पहुंच गए थे। बारामूला इज जस्ट 50 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर एयरपोर्ट। 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर क्या होता है? कुछ नहीं है कि नहीं? तो वहाँ पहुँच गए थे 25 तारीख को। तो इंडिया ने बोला, अपने श्री वल्लभ भाई पटेल जी होते थे, उन्होंने कहा कि भैया आप तो इंडिपेंडेंट देश हो, भुगतो। बोला नहीं यार, कुछ भी करेंगे। बोला कि ठीक है, अगर आप हमसे मदद मांगते हो तो आप ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कीजिए कि आप मर्ज करो इंडिया के साथ, देन वी विल गो एंड हेल्प यू, देन वी आर ड्यूटी बाउंड टू गो एंड हेल्प यू। आप इंडिया का हिस्सा हो जाओगे। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया 26 अक्टूबर को। ओके। एंड 26 अक्टूबर करते 27 अक्टूबर द इंडियन आर्मी की फर्स्ट सिख बटालियन जो थी वो जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड किया और वहाँ से जा करके उन्होंने कब्जा कर करके देन द एंटायर फोर्सेस वे मोबिलाइज्ड। तो करते करते वी गॉट बैक मोस्ट, मतलब सम एरिया, एंड कुछ एरिया रह गया था। व्हेन अपने प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, पंडित नेहरू जी, ही वेंट टू यूनाइटेड नेशंस। तो जब यूनाइटेड नेशंस को हमने रिप्रेजेंट किया तो बोला कि सबसे पहले जो जहाँ है वहाँ रुक जाओ, नो मोर कॉन्फ्लिक्ट, नो फाइट। तो हम वहीं पे रुक गए, वो भी वहाँ पे रह गए। तो इसमें जो हमारा इनिशियल जो एरिया होना चाहिए था वो अभी भी बहुत सारे हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के पास है। इसके बाद 1965 में वो पहले सीज फायर लाइन होता था जहाँ पे सीज फायर हुआ था यूनाइटेड नेशंस का, वहाँ पे उसके बाद कुछ और इधर उधर चेंजेस हुए, तो अभी उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। LOC मूवी भी जो है उसके हिसाब से। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आप नीचे तो IB है, IB के अंदर तो आप सेफ हैं, एक दूसरे के ऊपर गोलियां नहीं चला सकते। बट लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उस समय ना सीज फायर होता था, आपको अगर पाकिस्तानी दिखा आप उसको गोली मारोगे, पाकिस्तानी को आप दिखे तो वो गोली मारेगा। वहाँ बंदे स्नाइपर्स लगा करके दिन भर वही देखते थे, कहीं कोई हरकत देखे तो टाई गोले आता था। स्नाइपर्स कितनी किलोमीटर तक देख लेता है? स्नाइपर्स अच्छे वाले स्नाइपर्स 2 किलोमीटर तक भी टारगेट करता है। ओके। बट हमारे पास जो थी वो 1200-1300 मीटर तक वी वर एंगेजिंग। और अभी जो है? अभी भी है वो एग्जैक्टली वो बताना थोड़ा सा ठीक नहीं है। बट आप समझ लीजिए अच्छे स्नाइपर्स हैं। और जनरली 2 किलोमीटर से नीचे, 2 किलोमीटर के ऊपर कोई वो नहीं करता, 2 किलोमीटर से नीचे एंगेज करता। अच्छा, वैसे किस गवर्नमेंट में और स्ट्रॉन्ग वेपन्स मिले और अच्छे वेपन्स मिले और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल मिले, कब से? किस गवर्नमेंट में, मतलब किस गवर्नमेंट के बाद? ये थोड़ा सा पॉलिटिकल सा वो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप LOC पे आए थे। बट देखिए ये कुछ चीज़ें ऑब्वियस है। लड़ाई सिर्फ फौज से नहीं जीते जाती। ओके। ठीक है, लड़ाई फौज तो जीतेगी, फौज अपना काम करती रहेगी। लड़ाई को सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सस्टेन करने के लिए आपके पास इकोनॉमी स्ट्रांग चाहिए।
आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? उस समय हमारे जैसे कि कारगिल के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, एग्जैक्टली मुझे वो याद नहीं है, कि एमनिशन का प्रॉब्लम हो गया था। आप बमबारी तो कर रहे हैं, एमनिशन हम बना रहे हैं, एमनिशन आप खरीदोगे कहीं और से, वो वहाँ से इतने तेज बना करके आपको भेजेगा। अगर उसने मना कर दिया तो कल यूनाइटेड स्टेट्स आपसे रूठ गया और उसने मना कर दिया, उस दूसरे कंट्री को प्रेशर डाल दिया कि आप इंडिया को सपोर्ट नहीं करोगे, फिर आप कैसे लड़ाई करोगे? है कि नहीं? तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे कि जब ये कारगिल वाला हुआ था, जो हम पूरा किट खरीदने के लिए पहुंचे, सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के जो किट्स थे, वो सारा किट्स खरीद करके पाकिस्तान ऑलरेडी अपने फौज को बैठा चुका था, तो किट अवेलेबल नहीं था उनके पास, माउंटेन वॉरफेयर वाले सारे जो ये वो हाई ऑल्टीट्यूड वाले जो क्लोथिंग होते हैं, मोस्ट ऑफ दीज ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, नॉर्वे, स्वीडन, ये लोग बनाती है, वो सारा का सारा खरीद करके यहाँ पड़ा हुआ था आपके पास, स्नो बोट से लेकर के, उसमें प्रॉब्लम हो गया था। अभी क्या स्टेटस है वैसे? अभी बेहतर है। अभी वही में अभी क्या है कि अभी हम डिफेंस का एक एक्सपोर्टर बन गए हैं। हमारे यहाँ अपने एम्यूनिशन बन रहे हैं, हमारे यहाँ अपने गन्स बन रहे हैं, तो एनी डे इट इज़ एनी डे बेटर कि आप गन्स के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप एम्यूनिशन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हैं। यही मैं आपको बताना कि जंग जीतने के लिए आपको अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई करें, है कि नहीं, सब बोलते हैं कि फट से जंग खत्म हो जाना चाहिए, पाकिस्तान के साथ लड़ाई करूं, मैं नहीं चाहूँगा कि जाकर के जंग जल्दी खत्म हो जाए। बिल्कुल, उसको लंबा खींचो ताकि उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाए। अच्छा, इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है। हाँ, चाइना के साथ लड़ाई करना है तब हमें जल्दी जल्दी जितना करना है वो अचीव करना है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी ज़्यादा सस्टेन कर लेगी वॉर को, हमारी इकोनॉमी कम सस्टेन कर पाएगी वॉर को। ओके, क्योंकि उनकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा है। हाँ, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख करके, ये सारी चीज़ें सोच करके आपको वो करना होता है व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर। यानी अगर हम त्रेता की बात करें या सतयुग की बात करें, जो रणनीतियाँ और कूटनीतियाँ होती थी किसी को परास्त करने की, हराने की, तो यही होता है कि पहले उसको मेंटली कमज़ोर करो, फाइनेंशियली कमज़ोर करो, उसके वर्चस्व को थोड़ा सा डाउन करो, ठीक है, उसके बाद वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यही चीज़ चाणक्य के उसमें अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है और यही चीज़ें हमें सिखाई जाती है। ओके, लड़ाई जंग दिमाग का गेम है। फर्स्ट टाइम गन मैंने बोला था, कब आपने लिया? जी हाँ, फर्स्ट टाइम गन उस समय लेकर के हम LOC वाला लाइन ऑफ कंट्रोल में पेट्रोलिंग में जाते थे। और कितना हैवी होता है सर वो? 3.5 kg के आसपास। अच्छा, हम लोग जो मूवीज़ में देखते हैं जी, देखते हैं कि वो बहुत हैवी सा बैग होता है आप सबके पास, वो गन होता है, तो कितने किलो का टोटल होता है सर जो कैरी करते हैं आप? देखिए उस समय कम होता था क्योंकि हम कम ड्यूरेशन के लिए जाते थे, लेकिन आप जैसे स्पेशल फोर्सेस वगैरह में हैं तो आपको 20-22-25 kg आपका हो जाता है पिट्ठी में, क्योंकि आप लंबे टाइम के लिए आप जा रहे हैं। आप मैं आपको बताऊं, आप पानी इतना कैरी करना पड़ता है आपको, क्योंकि आप जहाँ से पानी पियोगे आपका तबीयत ख़राब हो गया तो फिर आपका पूरा ऑपरेशन ख़त्म है। आपको एम्यूनिशन कैरी करना पड़ता है, आपको ग्रेनेड्स कैरी करने पड़ते हैं। आपके पास अगर ठंड का टाइम है तो आपको एक स्लीपिंग बैग या कुछ आपको गर्म रखने के लिए कैरी करना पड़ता है। आप अपना राशन कैरी करते हैं, कुछ खाएंगे भी वो कैरी करना पड़ता है। पेन हो रहा है उनके बैक में या कहीं पर भी, सॉरी, कुछ पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है तो आपको दर्द सहना सीखना पड़ेगा। वो भी ट्रेनिंग का पार्ट, मतलब सिखाते हैं। हाँ, इसलिए तो इतना रगड़ते हैं कि पेन को आपको सहन करना है। अच्छा, आप जब जैसे हम जैसे लोगों को देखते हैं जहाँ पेट निकला हुआ है, या इन बच्चों को देखते हैं, आप अपनी ट्रेनिंग को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंसान में के पास कितना स्ट्रेंथ है, और नॉर्मल लोग जो ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, जिनको नहीं मिला होता, या जो नहीं रगड़ खाए हुए होते हैं, वो कितना % अपने पोटेंशियल को यूज़ कर रहे होते हैं? क्योंकि आप जब बता रहे हैं कि कोई 25 किलो का एक वेट लेके आप चल रहे हैं और पेन हो रहा है, दिन आप चले रहे हैं, हाँ, और पेन हो रहा है, उसको भी आप मैनेज कर रहे हो। यहाँ नॉर्मल पेन में लोग परेशान हो जाते हैं, फिर नीसी प्लस चाहिए पेन किलर के लिए। अब मैं अपना एक ऑपरेशन में, अपना ज़्यादा एग्जांपल देना नहीं चाहिए, बट एक ऑपरेशन के अंदर हमें हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया। एक मिलिटेंट कैंप था, हमें बताया था कि इस एरिया में एक मिलिटेंट कैंप है, उसको जाकर के आप लोग टारगेट कीजिए। और हेलीकॉप्टर से पूरा, जब हम जा रहे थे पूरा एरिया धुंध था, और हेलीकॉप्टर के मैप्स अलग होते हैं। तो मेरे को जो कमांडर था उन्होंने बोला कि कश्यप, जो DZ है वहाँ पे आगे बहुत ज़्यादा धुंध है, तू रिस्क लेगा तो आगे जा सकता हूँ, नहीं तो मैं यहीं छोड़ देता हूँ, 2 किलोमीटर है।
मैं बोला सर बस 2 किलोमीटर है ना? बोला हाँ 2 किलोमीटर है। मैं कहा ड्रॉप कर दो सर। तो हम वहाँ उतर गए और एक्चुअली वो 2 किलोमीटर नहीं था, वो कम से कम भी 15 किलोमीटर के आसपास अलग था और उस थिक जंगल के अंदर। बाप रे। जैसे ही उतर के मैंने अपना नेविगेशन किया। मैंने कहा अबे तुम तो चले गए यहाँ छोड़ के हमें। और कितने लोग थे? और हम होंगे करीब 20-25 के आसपास। एंड नॉट विथ स्टैंडिंग देन वी स्टार्टेड मूविंग थिक ऑफ जंगल चलते चलते। बट उसमें क्या हुआ, जब ड्रॉप किया था तो मेरे को नी कह रहा हूँ एंकल में जब लैंड कर रहा था ना, नीचे पत्थर था और बहुत बुरी तरह से लग गया था और पूरा एकदम स्वेलिंग होकर के एंकल वाज टेरिबली बैड। मतलब मैं पाँव नहीं रख पा रहा था। अभी हमारे यहाँ मतलब आप अगर अपना पिट्ठू किसी और को दे देंगे तो दैट्स अ वेरी सैड थिंग। बहुत वो है जब तक आप में जान है। तो पूरे रास्ते लीड किया है बंदों के साथ में। पिट्ठू मैंने किसी को उतार करके दिया, इंजेक्शन लिया मैंने पेन किलर, बट वैसे ही चले पूरा। मैं वो एग्जांपल दे रहा था। तो जितनी इंजरी हो जाए, आपको कुछ हो जाए, जब तक जान है आप को लेकर के जाना पड़ेगा। सो जब ड्रॉप के पहले 2 किलोमीटर था और जब ड्रॉप आप हुए तो 15 किलोमीटर के आसपास का वो था। उस वक्त दिमाग को कैसे रेडी किया आपने, कैसे एक्टिवेट किया कि हाँ 15 किलोमीटर है, लीड करना है, पेन भी हो रहा है? उस वक्त की क्या साइकोलॉजी होती होगी, क्या था आपका? कुछ सोचा ही नहीं हमने। अच्छा, कुछ कोई सोचता ही नहीं? आप तो देखिए हमारा शायद ये कई लोग वो करते हैं। हमारे यहाँ जो हो गया उसके ऊपर आप सोच के टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ। आपको हो गया तो क्या, आगे का देखो अभी, है कि नहीं? जो आपके काबू में है नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, या कि यार वापस चलो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, और दूसरा है कि भैया मैं ट्राई करता हूँ, आई स्टिल इफ आई एम लकी आई स्टिल बी एबल टू मेक इट। ओके। अच्छा, एक एग्जांपल दिया जाता है कि अगर कमांडर ये बोलता है शूट, तो लोग तुरंत शूट कर देते, सामने कोई भी हो, राइट? तो क्या वो अपना ब्रेन कभी नहीं लगाते? मान लो कोई सामने है जिसको शूट नहीं करना है। लगाते हैं। अच्छा, लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत या? अब ये बहुत ही सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। बहुत ही सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। एक अलग माहौल पे आपका पूरा का पूरा गेम अलग हो जाएगा। अगर पाकिस्तान का वॉर है तो देखिए इंडिया, मैं आपको 2-3 ऐसे ही आपको ऑफ द हेड जो आपने मेरे को बताया। आप सोचिए मैं रूम के अंदर आऊँ, आप सिविलियन हैं, आपके पीछे टेररिस्ट है, गन लेकर के रखा हुआ है। हाँ, आप सिविलियन है, हाँ, टेररिस्ट ने गन लेकर के मारोगे तो मैं, मेरे साथ जवान है, मैं कहता हूँ शूट, तो गोली मार देगा उसको। ही विल ट्राई अपने तरफ से ना कि वो पीछे वाले को लगे जितना भी दिख रहा है, ही विल प्रोबब्ली नॉट हेजिटेट। अब मैं किसी कैंप के ऊपर हूँ, कैंप के ऊपर सिविलियन, उसमें लोग रेड करके हथियार चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी कैंप है, ये यूनाइटेड नेशंस का कैंप है आकर के, और मैं किसी एक के ऊपर बोलता हूँ, शायद उसके पास हथियार भी नहीं है बट कोशिश कर रहा है शूट, तो गोली मार देगा बंदा। बट हो सकता है कि औरत है, बच्चे के साथ आ रहा है और मेरे एंगल से मुझे कुछ दिखा नहीं, मैं बोलूँगा उसको शूट, तब वो हेजिटेट करेगा कि ये तो सब औरत है, बच्चे के साथ है, आपको दिख नहीं रहा। समझ रहे? तो हाँ, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि शूट बोलो। तो मैं अगर शूट बोलूँ, उस बंदे ने अपना दिमाग लगाना चाहिए। देयर हैव बीन एक ऑपरेशन में हम गए थे। पहला ऑपरेशन होगा जिसमें हम जा रहे थे, हम कहीं और जा रहे थे, सामने ना कैंप है करके हम कहीं और जा रहे थे। जाते 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 एकदम ऐसे पहाड़ी था और उसी के ऊपर चलते चलते हमें एक गांव दिखा। तो गांव दिखा तो मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाते हैं। अब क्या ना, गांव आ गया, हम सीधा तो नहीं जा पाएंगे, हमें नीचे उतर के फिर घूम करके, मैं गया 5-6 घंटे लग जाएंगे इसमें, और इतना कौन थक जाएंगे हम नीचे। वेट करते हैं, ये लोग सो जाएंगे थोड़ी देर में, 2-2.5 घंटे में जंगल, वो पहाड़ी गांव में फटाफट सो जाएंगे, फिर हम इसमें से निकल जाएंगे। तो बैठे, आधा घंटा नहीं बैठा हूँगा, कभी ऐसा नहीं होता, आधा घंटा नहीं बैठा हूँगा, 5 मिनट में वहाँ चढ़ के आ गए। फिर हमने अपना तरतीब बनाया कि ऐसे ऐसे करके ये करेंगे वो करेंगे करके, और हमने पूरा वेट किया। अगले दिन सुबह हमने फायर खोला।
जैसे ही फायर खोला, किसी वजह से मतलब वो ज़्यादा वो हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फायर खोला, गांव वालों के साथ में ये मिलिटेंट मिल करके सारे ऐसे जंप कर कुड़ा करके भाग रहे हैं, और मैंने एक गोली नहीं चलाई, मैं खड़ा होकर के सिर्फ फायर रोको, किसी बच्चे को चोट लग जाएगी, किसी को चोट लग जाएगी, फायर रोको, वही बोलता रहेगा, बट बंदे लगे हुए थे। थैंक गॉड हमारे किसी सिविलियन को उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। हमने जो मारे वो मिलिटेंट्स ही मरे थे। बट मैं आपको मतलब ऐसे ही उसका बता रहा हूँ कि लोग उसमें के अंदर केयरफुल हो जाते हैं कि कहाँ सिविलियन है, किसको मारो किसको नहीं मारो, किसके पास हथियार है, वो पहचानने के लिए। स्पेशली हमारी किस्मत अच्छी रही है, सारे कमांडोज के साथ ही बड़े हुए हैं, कमांडोज के साथ ही सीखा है, उन्हीं के साथ रहे हैं। तो आपके कितने नंबर्स होंगे सर? क्या काउंट भी करते हैं लोग? नहीं, ये सवाल थोड़ा गलत है, मैं आपको ये समझाता हूँ। ओके। स्पेशली एज ऑफिसर्स, एज वो, अब ये ऑपरेशन जो था, हाँ। मैं इसको और थोड़ा सा गहराई में बताता हूँ। हमने देखा मिलिटेंट, ठीक है, तो मैंने प्लान किया कि इसको अगर मैं टारगेट करूं कैसे करूं। फिर मैंने मैप लेकर के कि कहाँ कहाँ भाग सकते हैं। फिर मेरे साथ जो ट्वाइसी था उसको बुलाया, मैंने बोला यार आप ऐसे जाओ, यहाँ बंदों को बैठाओ और आप यहाँ बैठ जाओ। तो पहले तो मेरे को था सर क्या बात करते हो आप, मिलिटेंट यहाँ है, आप मुझे नीचे भेज रहे हो। मैं बोला नहीं तू जा, अभी लड़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, तुम जाओ। तो क्या वो कोसते हुए मुझे ठक 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 करके नीचे। और सुबह जो भी हुआ, ये फाइट हुआ हमारा, फाइट हुआ, यहाँ हमें 1 मिला, नीचे गए, नीचे 2 मिले, और जहाँ मैंने बताया था वहाँ जा कर के बंदे। तो उस वक्त क्या आपने यूज़ किया? मैं कहना जो चाहता हूँ कि अब एज ए ऑफिसर, एज ए कमांडर, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है खुद एंगेज करना या खुद वो करना। वो दैट इज़ बिलो, मतलब वो नहीं होता है। हमारा होता है कि कितने ज़्यादा हम सक्सेसफुल, हमारी ये प्लान कैसे है, हम जा करके कैसे इसको ऐसा प्लान करवाएं, एग्जीक्यूट करवाएं, किससे कैसे करवाना है, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये नंबर गेम वगैरह ये बहुत गलत या वो है। तो मैं वो बताना चाहता हूँ कि ये शायद गलत, तो क्या अपना हर फोर्स का अपना है। ये पुलिस के लिए अलग है कि वो किसको जाके कैसे ठोकते हैं, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वॉरफेयर इम्पोर्टेंट है। आपने भी तो फर्स्ट शूट किया होगा स्टार्टिंग में? फर्स्ट सेकंड थर्ड पता नहीं। बहुत सारी मूवीज़ देखा है सर हम लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें। कोई स्पेशल कोई ऐसी मूवी जो हमने देखा या कोई हम इंसिडेंट जानते हैं जिसके आप पार्ट रहे हो? नहीं, उसका था सिचुएशन? नहीं। ओके। मेरे ऊपर अलग से ही बनेगी जब मैं बनाऊंगा तो। अच्छा ठीक है। ओके। कर्नल जब आप बने जी, कितने टाइम में जो कर्नल का पोजीशन है उसको पाने के लिए, ऑप्ट करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, कितना हार्ड होता है? क्या वहाँ पे कोई स्पेशल कोई टेस्ट होता है साइकोमेट्रिक टाइप की, लीडरशिप कैसा है जी, या कोई टाइम पीरियड है? नहीं, फौज के अंदर आपको बहुत सारे क्वांटिफाइबल वो होते हैं। ओके। आपने कोर्सेज क्या किए हैं उसके आपको नंबर मिलते हैं। आपका सर्विस में ACRs होता है, एक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसके आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है। कुछ एग्जाम्स हैं, गैलेंट्री अवार्ड हैं, वो सबके नंबर पड़ते हैं। ठीक है। और लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो एवरीबडी बिकम्स वो होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद में सिलेक्शन ग्रेड होता है जिसमें आपका बोर्ड होता है। एंड आजकल, हाँ, पहले तो इवन मेजर तक होता था, लेफ्टिनेंट कर्नल भी सिलेक्ट ग्रेड होता था। आजकल लेफ्टिनेंट कर्नल तक एवरीबडी बिकम्स ए लेफ्टिनेंट कर्नल इन 13 years ऑफ सर्विस। एंड उसके बाद में सिलेक्टेड लोगों को कर्नल बनाया जाता है। एंड ये वैकेंसीज का है, मतलब मेरी तरफ से इसका कोई ये नहीं है कि मैं कर्नल हो गया तो मैं ज़्यादा अच्छा हूँ। डिपेंड करता है आप कौन से रेजिमेंट में थे, कौन सा उसमें था, उस बार वैकेंसीज कितने थे। बहुत सारे, मैं इतने अच्छे लोगों को जानता हूँ जो कर्नल भी नहीं बन पाए, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कर्नल बनने के बाद? कर्नल बनने के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट वो है कि आपको एक यूनिट का CO बनाया जाता है, कमांडिंग ऑफिसर। ओके। कमांडिंग ऑफिसर मतलब आप उस यूनिट का सब कुछ के लिए आप जिम्मेदार हैं, विच इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पोजिशन इन द आर्मी। ये आर्मी कमांडर या जो आर्मी कमांडर जैसे कि पूरा ईस्टर्न आर्मी कमांडर या नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, वो भी यही बोलेंगे आपको कि फ़ौज के अंदर सबसे चैलेंजिंग या सबसे अच्छा या सबसे पावरफुल अगर कोई रोल है तो इट इज़ द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ए यूनिट। सो मैं जब कमांडिंग ऑफिसर के लिए सिलेक्ट हुआ था तो मेरी यूनिट के अंदर वैकेंसी नहीं थी, तो दैट इज़ व्हेन आई वेंट टू कमांड द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप। ओके जी, तो वहाँ मैं इसलिए गया था। और
कमांड के अपने चैलेंजेस हैं, जैसे आप जहाँ चाहेंगे वहाँ पे फूल खिला सकते हैं आप। राइट्स होते हैं पूरे? बहुत सारी राइट्स होती हैं आपके पास, बहुत सारे, मतलब ऑफ कोर्स यू डोंट बिकम गॉड, बट देन इट इज़ एज क्लोज एज इट गेट्स टू बिकमिंग अ गॉड। ओके। आप फौज के अंदर ऑफिसर्स के पास बहुत पावरफुल होता है, दैट इज़ अ टाइम व्हेन you have got the power to make or break somebody else's career. आप किसी के इन्वेस्टिगेशन से लेकर के बहुत सारे, मतलब लीगल पावर से लेकर के सब तरफ से आपको वो मिलता है, तो दैट्स अ बिग थिंग। हर किसी का एक फेवरेट होता है लीडर, एक किसी का फेवरेट होता है कर्नल, या फेवरेट होता है, आपका फेवरेट कौन रहा है? कहते हैं एक आइडियल एक साथ हमारे चल रहा होता है जिससे हम बहुत इंस्पायर्ड होते हैं और कोशिश करते हैं कुछ फुटप्रिंट्स को फॉलो करें। एक नहीं, हमारे मतलब हमारी यूनिट के अंदर ही इतने सारे हैं, मतलब आई कैन स्टार्ट नेमिंग एंड दे हैव ऑल बीन माय फेवरेट। एंड जब भी फंसे हैं तो ऐसे सोचते हैं कि इन्होंने अपने, मतलब इन्होंने कैसे वो ओके और किया होता, हाउ वुड ही हैव रिस्पॉन्डेड टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। सो हमारे यहाँ कर्नल मनदीप सिंह मान है, ही टर्न अपने 21 पर एसएफ को सर ने बहुत अच्छा वो किया था। ही वाज माय फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर, ब्रिगेडियर कुलार, सॉरी जनरल कुलार, ही वाज अगेन फैंटास्टिक। ब्रिगेडियर राजीव रावत सर अगेन हमारे सीओ होते थे, सर से भी बहुत कुछ सीखा। ब्रिगेडियर नीलेश भनोट सर, उनसे सीखा। कर्नल टीजे सिंह, ही इज़ अ शौर्य चक्रबार सर की तो मैं पता नहीं कितने किस्से सुनाता रहता हूँ ऑपरेशंस में। अरे गाय क्या फैंटास्टिक, मतलब सोचते नहीं थे, फेयरलेस एंड कहीं भी चढ़ जाते थे। कोई एक स्पेशल उनका कोई टास्क जो आपको? टीजे सर का, टीजे सर वाज माय कंपनी कमांडर, मतलब मेरे टीम कमांडर होते थे अल्फा टीम में। तो जब शुरू होकर के मेरे को एक तो गोली बहुत जल्दी लग गई थी, बट जैसे ही रिकवर किया तो ऑपरेशंस में टीजे सर के साथ ही जाना शुरू किया था। एंड हर चीज़ में, मतलब जंगल में बैठना कैसे है, जंगल में उठना कैसे है, जंगल में चलना कैसे है, जंगल में हाउ डू यू मूव विदाउट मेकिंग ए मार्क, विदाउट लिविंग ए मार्क, आप हाइट बना करके कैसे रहते हैं, कैसे यू डोंट गेट डिटेक्टेड, हर चीज़, आप एम्बुश कैसे साइड करते हैं, हर चीज़ सीखा है। ये टीजे सर का ये इंसिडेंट मैं कई बार बताता रहता हूँ। हम ना मणिपुर के अंदर उस समय हालत बहुत बुरे होते थे, जैसे अभी है ऐसे ही कुछ होता था। लिबरेटेड जोन था, वैली, मणिपुर में एक वैली है और सराउंडेड बाय हिल्स है। तो मोस्ट ऑफ द हिल्स एरियाज वेर अंडर रेबल या मिलिटेंट कंट्रोल। वहाँ पे वो अपने रिक्रूटमेंट रैली चलाते थे, सोच रहे हैं आप, मिलिटेंट मेडिकल कैंप चलाते थे कि आज डॉक्टर साहब आए हैं, सब में दवाएं बांटेंगे। बसें चलती थी उनकी, उस हिसाब से उनका वो होता था। एंड ऐसे में हम हमारी यूनिट वहाँ पे मोबिलाइज़ की थी और हम 2 कैंप ना रेड करने के लिए जा रहे थे। तो टीजे सर की पार्टी यहाँ पे मेरे साथ, मैं उनके साथ जा रहा था। इधर नेक्टर सर, अगेन नेक्टर सर ही से कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, उन्होंने वो सर्जिकल स्ट्राइक्स है ना म्यांमार के अंदर, इन्होंने किया था। अच्छा जी जी। तो नेक्टर सर की पार्टी इधर जा रही थी, मेरी पार्टी इधर जा रही थी। एंड हम करीब 200 मीटर पास आ गए थे कैंप के। एंड धीरे धीरे जा रहा था, पहला बंदा क्रॉस करता है, दूसरा बंदा एक आईडी के ऊपर पाँव रखता है, ऐसे उठता है, बम। अरे बाप रे, ये सीलिंग देख रहे हैं, इस हाइट पे मैंने उसकी टांगे देखी और फिर वो सीधा मुंह के बल नीचे गिरता है, पूरे आंखें उसकी डबरीज, टांगे ऐसे खुली हुई। और फिर सारे दाहिने बाएं हर जगह कि साहब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। छोटा सा ऐसे उन्होंने बम्बू का ट्विस्ट करके मेटल लगा के, केबल, एक बैटरी, डिटोनेटर, थोड़ा सा एक्सप्लोजिव, जैसे ही उसको टच करे सर्किट कंप्लीट और बूम बूम। और ऐसा नहीं है ये कारपेट या टाइल्स या वो घास के अंदर आपको ऐसे नहीं पता आपकी टांग कहाँ जा रही है। आप अगर किसी को उठाते हैं, एक आदमी उठाने के लिए कम से कम 6 आदमी चाहिए। 6 आदमी जब उठा रहे हैं, आपको पता नहीं आपकी टांगे कहाँ जा रही है। तो पहले तो हमने सोचा कि शायद मिलिटेंट को पता नहीं चलेगा ना, हो सकता है जानवर ने पाँव रख दिया। तो हम डिसाइड ही कर रहे थे क्या करें क्या नहीं करें। एंड तब तक नेक्टर सर की पार्टी जो उधर जा रही थी उनके साथ फाइट शुरू हो गया। वो दे किल्ड ए फ्यू एंड देन वो आगे जा रहे थे कैंप को अटैक करने के लिए। मिलिटेंट्स ऊपर चढ़ गए, ऊपर से आकर के ऐसा दबाया उनको अल्ट्रा मशीन गन के फायर से। अपना एक बंदा 76 पूरी टांग पे ये लगी, पूरा अलग हो गया था। और एक बंदा जो स्काउट था उसका यहाँ पे बर्स्ट लगा, बुलेट प्रूफ जैकेट खुल गया, वो उड़ता हुआ गया कहीं पे लकीली बच गए सारे। या एंड ये बिल्कुल नीचे दबे हुए और ऊपर से
फायर एकदम पूरा, हिल नहीं पा रहे हैं लोग, उठ नहीं पा रहे। अब हमें तो निकलना था यहाँ पे, क्योंकि अगर हम नहीं निकलेंगे उनमें से और बहुत कैजुअलिटीज़ हो जाएंगे। और कर्नल टीजे उठाया अपना पिट्ठू, बोला कि चलो मेरे पीछे, और सारे उनके पीछे पीछे चल दिए और निकले। वहाँ पहुँचते ही मेरे को बोला, तू, हम जिस कैंप में जाने थे ना वहाँ पे फाइट हुआ, हमने कुछ वो हुआ, बोला कश्यप तू यहाँ पे रोक, जो अपना इंजर्ड हुआ था काकी वी से, अमेजिंग गाय, बच गया वो, उसके आंखें होके सब ठीक हो गई। थैंक गॉड। हाँ सब ठीक हो गया। आपने ये तीनों जो जिसको लगी थी उसमें पाँव भी बिल्कुल बढ़िया, कमांडो है ये। आपको सर कितनी गोली लगी? मुझे एक ही गोली लगी थी अभी तक। जी थैंक गॉड, बहुत है। बहुत है। आप हमसे पूछ लीजिए, आपको बताते एक काफ़ी होता है। अच्छा ठीक है। लीडर होने के नाते आप टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं और कैसे उनके स्ट्रेस को मैनेज? टीम को मोटिवेट करने के लिए हर टीम अलग होती है। जैसे मैं आपको रेजिमेंट्स का बता रहा था, हर टीम का जो पेन पॉइंट्स अलग हैं, उसको इनिशिएटिव करने वाला अलग है। तो आपको सबसे पहले टीम को पहचानना पड़ेगा कि ये टीम को कैसे मोटिवेट करें। किसी का अगर मोरल ऑलरेडी हाई है तो आपको उसको खुश करके मोटिवेट करना है। किसी को लगता है कि नीचे है तो उसको और कुछ दिखा करके, किसी को हो सकता है डंडा मार के करना पड़े, किसी को अपना एग्जाम्पल दे करके करना पड़े, डांस वगैरह जरूरत पड़े तो डांस भी करने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, मोटिवेट करने खुद का डांस करे या किसी का डांस दिखाए या उनको डांस करे करवाए, बट मैं कहने का मतलब है कि ये सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। हाँ, ये लीडर पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सब कुछ लीडर के ऊपर, उसकी टीम कैसी है और किस चीज़ों पे मोटिवेट होती है। नहीं, टीम अलग है। ओके। एक लीडर के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि वो क्या करके इनको मोटिवेट कराता है। ओके ठीक है। सेम टास्क के लिए 3 अलग अलग टीम को 3 अलग अलग तरीके से हो सकता है कि मोटिवेट करना पड़े, बट कुछ उसूल जो बेसिक होते हैं, जो हमेशा वो नहीं होते, वो ये हैं कि अगर मैं अपने टीम को बोलूँ 30 किलोमीटर दौड़ो, तो सबसे पहले मैं 30 किलोमीटर के लायक होना चाहिए। मैं उनके साथ दौड़ूंगा तो सारे हंसी खुशी खुशी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर मैं पीछे बैठ करके उनको बोलूँ कि तुम जाओ 30 किलोमीटर, या तुम सब सुबह 3:30 बजे आओगे और मैं नहीं आऊँ, मैं 8 बजे आऊँ, तो आप समझ रहे हैं फिर वो। तो ये जो चीज़ें होती है बेसिक की, जो कर्नल ट्रू लीडरशिप, जी, जो कर्नल टीजे का भी मैं आपको बता रहा था ना, व्हेन ही पिक्ड अप द रक्सैक एंड ही मूव्ड, इट इज डू एज आई डू, डोंट डू एज आई से। मैं जो बोलता हूँ वो मत करो। ग्रेट। मैं जो करता हूँ वो करो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। एज ए टीम कमांडर, एज ए कंपनी कमांडर, हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर से जब हम जंप करते हैं वो रस्सा पकड़ के, स्लीदरिंग कहते हैं उसको, तो आई हैड नो बिजनेस कि मैं तो अपना हथियार लेकर के, मैं कहा सबसे हैवी वाला क्या है, रॉकेट लॉन्चर है। मैं ऐसे ही सबसे छोटा आदमी, मैं कहा रॉकेट लॉन्चर रियल 16 kg वाला होता था, कि वो लेकर के मैंने जम के दिखाने के लिए कि भैया तुम्हारा जो सबसे मुश्किल काम है वो मैं कर सकता हूँ। एनएजी के अंदर मैं सीओ था, सबको वो करने के लिए फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत रगड़ा मारा सबको, बट किसी बंदे को कभी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जब उनको मैंने बताया, अगर मैं उनको 6 बजे बताता, 5:30 बजे मैं ऑलरेडी जा करके रन करके वापस आया हूँ, रिपोर्ट लिया, उसके बाद उनके साथ दोबारा रन गया हूँ, और उनका पीटी ख़त्म होने के बाद में और मैं आधा घंटा 40 मिनट और पीटी किया है, तो सबने देखा है कि सीओ साहब ये रास्ते में वहीं पे है। ठीक है, और कोई उस दौरान कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, एकदम सीधा। अगर फोकस ट्रेनिंग तो फोकस ट्रेनिंग। आप एज ए स्ट्रिक्ट कर्नल थे या एज ए फैमिली कर्नल थे? वेरी स्ट्रिक्ट, खूंखार। बट देयर इज अ टाइम यू हैव टू, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक ऑफिसर्स के अंदर भी अलग अलग आदमी को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। देयर आर सम जिनको मैं बहुत डंडा मारता था दिन के अंदर, फिर मेरे को लगता है ये टूट जाएगा, तो फिर शाम को ले आकर के एक साथ बैठ के हम ड्रिंक करते थे, फिर आराम से। ड्रिंक डेली होता था? सॉरी, ड्रिंक डेली? नहीं डेली अच्छा, नहीं। मैं तो उस समय पीता भी नहीं था, उनको बट पिलाता था मैं, बुला करके। परसेप्शन है लोगों का, मतलब कि आर्मी में है तो डेली शाम को ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक चलता है, ओरिजिनल वहाँ पे दारू होता है। आजकल आधे से ज्यादा तो पीते भी नहीं है। अच्छा, या तो बट वो दैट्स अ लेट आउट, जिसमें आप, मैं उनको मौका दे रहा हूँ कि आजा बैठ, और फिर तो सर आपने आज बहुत मेरे को ऐसा किया, मेरे को बहुत बुरा लगा, हाँ सॉरी, तो वो भी ही फील्स रिलीफ। अगले दिन सुबह फिर से चाबुक लेके चलो। क्या कभी किसी को प्यार भी हो जाता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन? प्यार मतलब
किसी सिविलियन से या वो तो उसका प्रॉब्लम है। अच्छा, कभी मतलब क्या नहीं, क्या उस टाइप के मतलब चीज़ों को भी एक लीडर मैनेज करता है क्योंकि वो जवान है, हाँ, उसके इमोशन को, सेंटिमेंट्स को, क्योंकि दूर है फैमिली से। सब चीज़ तो लीडर ही मैनेज करना होता है, इसलिए तो मैं इतना सख्त था ओके कि वो प्यार करते हुए ना घूमते रहे इधर उधर। बिकॉज ये क्या है, वो जो कहानी है कि ये बाकी तो कॉम्बैट हम देख लेंगे, ये प्यार से डर लगता है। ओके, कुछ सवाल सर लाइफ बियॉन्ड यूनिफॉर्म से है। आपके लिए यूनिफॉर्म के बाद की लाइफ कैसी है, राइट? और आप कैसे अपने एक्सपीरियंस को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, आप घर में, फैमिली में, उन सब चीज़ों में? या लाइफ इज़ एक्साइटिंग। अभी फौज छोड़ने के बाद में हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, मुझे भी नहीं पता था कि लाइफ कहाँ लेके जा रही है। अभी जहाँ लेके जा रही है, लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग अप टू मी फॉर मोटिवेशन से लेकर के। एंड कभी अच्छा लगता है कि कुछ लोगों को मेरे बातें सुन के या किस्से सुन करके इट हैज़ चेंज देयर लाइफ्स, एंड आई फील वेरी टच्ड या आई फील वेरी ऑनर्ड कि अगर मेरे कुछ कहने से या कुछ उससे किसी का लाइफ बन सकता है या somebody गेट्स मोटिवेटेड, तो इट फील वेरी गुड। एंड यस, अभी दिस हमने, आपको पता ही है, हमने मॉन्क्स एंड वॉरियर्स हमने अपना यूट्यूब लॉन्च किया। शानदार सर, उस पे जितनी पॉडकास्ट है वो लाखों में। नहीं, थैंक यू सो मच। एंड इनफैक्ट आपके स्टूडियो में भी हमने बड़े सारे विथ योर गाइडेंस हमने शूट किया है, राइट? तो इससे हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक मतलब मेरे को लगता है मेरे से बहुत अच्छी स्टोरीज और लोगों के पास है, उनको हम ला रहे हैं। हाँ, कि ब्लैक एंड वाइट में हम पहुँचाएं, क्या वो सीख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यूथ को फोर्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए? अगर हाँ, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो यूथ है? सबसे पहले तो लगता है कि फौज में आनी चाहिए। बेस्ट ऑफ द गाइज हैव टू बी इन द आर्मी, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट इन द आर्मी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब आर्मी ज्वाइन किया था, मैं कैसे मोटिवेट हुआ था। मैं आपको वो कश्मीर वाला बता रहा था, मैंने ये एक बुक में पढ़ी थी। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि 25 तारीख तक ये लोग बारामूला पहुंच गए। बारामूला 50 किलोमीटर है। बारामूला से अगर ये चाहते गाड़ियां उठा करके 3 घंटे के अंदर श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट अगर उस दिन चला गया होता 25 तारीख को, 27 तारीख को इंडियन आर्मी आई है, तो कुछ नहीं, जम्मू से नीचे लड़ाई करते 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 1-1.5-2 महीना लग जाता हम जब तक श्रीनगर पहुंचते। और उससे पहले अगर सीज फायर हो जाता तो आप समझ रहे हैं पूरा का पूरा कश्मीर आज के डेट पे इंडिया का हिस्सा नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा होता। जैसे पीओके है श्रीनगर तक, एवरीथिंग वुड हैव बीन अंडर पाकिस्तान। सो क्यों आज के डेट पे कश्मीर, वाई डिड पाकिस्तान लूज कश्मीर, हमारे पास क्यों है? क्योंकि वो एक रात बारामूला के अंदर पाकिस्तानी रेडर्स ने हर औरत को रेप किया, हर मर्द जो मिला सबको मारा। सेम चीज़ इन्होंने 1971 के दौरान ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया था, जब मुजीबुर रहमान जी इलेक्शन जीत गए थे। उसके बाद में ढाका के अंदर लैंड करके पाकिस्तानी आर्मी ने एक साइड से जितने मर्द मिले मारना शुरू किया, एक साइड से जितनी औरतें मिली रेप करना शुरू किया। इट्स नोन एज वन ऑफ द जेनोसाइड्स, बिगेस्ट वन। तो ये दोनों स्टोरीज पढ़ने के बाद में आई रियलाइज्ड कि भैया ये इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी कहानियाँ एक साइड में है। ये कहानियाँ तभी आपकी होंगी जब बॉर्डर के ऊपर आपका मोटिवेटेड जवान खड़ा है आपको बचाने के लिए। टिल द टाइम दैट इज नॉट हैपनिंग, ऑल दिस थिंग्स विल नॉट मैटर। आपने जवान के पहले मोटिवेटेड यूज़ किया? जी, ये इसीलिए मैंने यूज़ किया जवान से पहले। वेरी गुड पॉइंट ऑफ योर्स। क्योंकि कोई ना कोई तो जाएगा। देश के अंदर गरीबी है, देश के अंदर रिक्रूटमेंट क्या कहते हैं, नौकरियां कम है, तो आप नहीं जाओगे, कोई ना कोई जाएगा। बट जो बंदा जाएगा, इफ ही इज नॉट मोटिवेटेड टू फाइट, व्हाट हैपेंस? क्या आपकी आर्मी उतनी स्ट्रांग है? सो यू नीड मोटिवेटेड गाइस, द बेस्ट ऑफ द गाइस टू बिकम मोटिवेटेड। दैट इज हाउ आई कन्विंस। इससे पहले मुझे डर लगता था, बट ये जब स्टोरीज मैंने देखा, इट रियली टच्ड मी। मैंने कहा नहीं यार,
मैं जाऊँगा, मैं 12th मैन बन करके पानी देने नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा वहाँ आगे लड़ाई करने के लिए, नो मैटर व्हाट इट टेक्स, आई विल गो देयर एंड आई विल फाइट। सो आपका सोच उस वक्त का जो मैनिफेस्ट किया आपने, एक पर्पस आपने यूनिवर्स को बोला ये सर्व करना है देश के लिए, तभी सारी चीज़ें कनेक्ट हुई, ऐसा लगता है कभी कभी आपको? जी बिल्कुल, ये सोच वही है जो मुझे अभी भी ड्राइव करती है, तब भी करती थी। एंड आई फील वेरी पैशनेट अबाउट द आर्म फोर्सेस एंड अबाउट द कंट्री। ये शायद मेरे फैमिली में थे, मेरे पेरेंट्स की ग्रूमिंग में था कि हर चीज़ हमारे देश के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी, एंड उन्हीं से मिला है जो लर्निंग। सबसे प्राउड मोमेंट क्या होता था जवान के लिए? एक जवान के लिए, एक ऑफिसर के लिए, एक मैं आपको वो एनडीए का स्क्वाड्रन स्पिरिट नहीं बता रहा था, आपकी कंपनी ने बास्केटबॉल जीत लिया, वो भी एक प्राउड मोमेंट है। आपकी कंपनी ने मिलिटेंट मार लिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल कर लिया, वो भी प्राउड मोमेंट है। आपकी कंपनी ने जा करके कारगिल के .5465 पे कब्जा कर लिया, दैट इज़ ऑल्सो ए प्राउड मोमेंट। एक डेस्टिनेशन लास्ट जिसके लिए लोग जान लगा देते हैं, कुछ जैसे कीर्ति चक्र है, ये सारे चक्र है। Nobody fights for the awards. ओके, Nobody fights for awards. Incidental कभी किसी को मिल जाता है। ये होना भी नहीं चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं। ये अवार्ड वगैरह जिसको मिलते हैं, कोई ऑपरेशन इसलिए नहीं करता कि मुझे अवार्ड मिलेगा, है कि नहीं? अवार्ड आप ऑपरेशंस करते रहते हैं, कभी आपको अवार्ड्स मिल जाते हैं। और मैं इतने लोगों को जानता हूँ जिनको कोई अवार्ड नहीं है, बट उन्होंने इतने अच्छे ऑपरेशंस कर रखे हैं, दे हैव मूव्ड हेल एंड हेवन, and but that's how life is, that's how things are. तो it's very good अगर किसी को अवार्ड मिला हुआ है, बहुत अच्छा है, God has been kind, it shows कि उन्होंने किया है, it shows। ऐसे अवार्ड्स नहीं मिलते, it shows कि उन्होंने किया है। बट किसी के पास अवार्ड नहीं है, बोलना कि तूने तो कुछ नहीं किया, तेरे को कहाँ है तेरे अवार्ड, तो वो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। लॉट ऑफ थिंग पीपल हैव वर्कड सो हार्ड एंड मेड सच फैंटास्टिक डिफरेंसेस। तो ओके, हम जैसे लोगों पे ना बहुत प्रेशर होता है, आइडियल फादर, आइडियल सन, आइडियल सब कुछ बनने को लेके। आप टाइम नहीं देते हो, जैसे अभी नॉर्मल होता है कि आप हमें समय नहीं देते हो, टाइम नहीं देते हो, बात नहीं करते हो। आप सबके ऊपर किस लेवल का प्रेशर बनता होगा, या उसको कैसे मैनेज करते होंगे? आपके भी तो ये अपने इमोशन है। मैं आपको ये बीरबल की कहानी सुना करके आपका ये जवाब देता हूँ। राजा अकबर के दरबार पे उन्होंने एक चौक से लाइन बना दिया, बोला ये लाइन को टच किए बिना इसको छोटा करो। सुना है आपने? नहीं। तो बाकी सारे हार मान जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि लाइन इसको टच नहीं करना, मिटाना नहीं है, छोटा कैसे करें। तो बीरबल क्या करते हैं, उसके बगल में एक लंबी लाइन खींच देते हैं, बोला ये छोटा हो गया अब। तो मेरा तो यही कहना है कि आप लाइफ में इतने प्रॉब्लम डाल दो कि लगे कि ये जिंदा है, यहाँ पे है, तो ऐसे ही खुश हैं लोग। आइडियल फादर होना हो, कम से कम ही इज अराउंड, बिकॉज that's on the lighter side, but you're committed, your family sees you're committed, और स्पेशली ऑपरेशंस में है, हर दिन कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं फायर फाइट हो रहा है। आप when I was commanding in NSG, we were preparing, mine was a national force, काउंटर हाईजैक के लिए देश में हमारी फोर्स थी। तो अगर कहीं भी कोई हाईजैक होता है तो सिर्फ मेरी फोर्स ने जाना था, तो दिन भर ट्रेनिंग, द फैमिली सीज की यार ये आदमी तो। अच्छा, हाईजैक, हाँ, बहुत सारे हाईजैक्स में आप सब नहीं, मिलिटेंट्स की किस्मत अच्छी थी कि मेरे टाइम पे उन्होंने ये कोशिश नहीं की। काश कोशिश किया होता, मैंने प्रेयर तो बहुत किए थे कि कोई तो वेट कर रहे थे। हाँ, आप उस दौरान सिर्फ यही चीजें तैयारी कर रहे हो, आप 18 hours a day you are practicing, training और ये कुछ कर नहीं रहे हैं, तो you feel upset। तो क्या आप सबको बिहेवियरल ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग, NLP भी होता है, माइंड ट्रेनिंग? NLP इट्स काइंड ऑफ अ माइंड ट्रेनिंग, कि आप कैसे किसी के दिमाग से खेल सकते हो। NLP का फुल फॉर्म क्या होगा? मैं कुछ वो न्यूरो प्रोग्रामिंग होता है, हाँ, न्यूरोलॉजिस्टिक कुछ होता है। I have heard of this team। उस समय हमारा कोई वो नहीं, या होता होगा, वो नाम नहीं दिया गया होगा। नहीं, न्यूरल्स के साथ हमने ज़्यादा कुछ खिलवाड़ किया नहीं है। मैंने अभी सुना है कि कुछ लोग उसके लिए मेरे साथ बातें चल रही थी। हमने कुछ और जगह खिलवाड़ की है। फर्स्ट थिंग वी सिलेक्ट दोज गाइज हु आर द बेस्ट,
चेकलिस्ट होता है आपका? बिल्कुल, एनर्जी Best के का? अंदर वो वी एवरीथिंग वी चूज द गाइज हु आर बेस्ट, ओनली देन द गाइज हु हैव प्रूव देमसेल्व्स इन कॉम्बैट से लेकर के हर जगह। तो उसके बाद हम उनको ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। एंड आई कैन इवन गो इनटू द डिटेल्स कि किस हिसाब से ट्रेनिंग करते हैं, Okay. कैसे कैसे करते हैं, बट अभी होल डे दे आर जस्ट ट्रेनिंग एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट थिंग टू हैपन। अभी आपकी पॉडकास्ट टीम होगी आपके साथ जी। जो रहती है, तो क्या उसको तेवर देखने को मिलता है टीम को, वो लीडरशिप, वो चीज़ें? नहीं देखिए, अलग अलग माहौल पे आपको आई बिलीव एडेप्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रेट्स जो आपको सेटिसाइड करती है। हाँ, जो रह गया, जो एज ए लेफ्टिनेंट मेरी रिक्वायरमेंट जो है कि कैप्टन, एज ए कंपनी कमांडर और एज ए स्क्वाड्रन कमांडर रिक्वायरमेंट, दैट्स अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। एज ए कमांडिंग ऑफिसर उसकी रिक्वायरमेंट अलग। उसके बाद में डिप्टी कमांडर गया मैं लद्दाख के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। आप जितना अडॉप्ट कर सकते हैं। आप अगर सोच लेते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं जब एनर्जी कमांड कर रहा था तो मेरे को अगर कोई मीटिंग जाना होता तो एक दिन पहले लोग जाकर के रेकी करके वहाँ पे किस लिफ्ट से साहब जाएंगे, वहाँ मिल करके कि कहाँ बैठेंगे, सब कोऑर्डिनेट करके आते थे। अब आई कैन एक्सपेक्ट द सेम थिंग। आप समझ रहे हैं, अभी बाहर निकल करके तो सो आई वुड से वो जो थी वो मेरा नहीं था, वो उस अपॉइंटमेंट का था, वो हो गया। अभी आई कैंट स्टिक टू दैट। अभी आई एम स्टार्टिंग, अभी आई एम अ बडिंग एंटरप्रेन्योर। अभी मैं अपने आप को 20-22 साल से कम महसूस करता हूँ और अब मैंने सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिजिक्स एंड ऑल सबका है भी आप 20-22 साल वाला। और ओके, एंड व्हाटएवर इज देयर आई हैव फॉरगॉटन ऑल दैट, बट देन यस आई एम श्योर मेरे मैनरिज्म, मेरे बिहेवियर में वो तो छूटेगा नहीं, वो तो रहेगा। ओके, बट फिजिकल लीड करना एज ऑफ नाउ, मेरी टीम छोटी है तो बहुत ज़्यादा शायद नहीं होगा वो। सबसे मेमोरेबल फूड जो आपने किसी मिशन के दौरान खाया हो? फिश। ओके, हम बड़ा मज़ा आता था। ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है या सक्सेस नहीं हो जाता है, जब लोगों ने देख लिया तो हम ओपन निकलते थे। फिर मुझे याद है ये अपने कुकी बॉयज़ होते थे तो उनके साथ ये सेफ्टी पिन, एक बार हमारा वो था कि मच्छी खाते हैं इसमें, अच्छा, तो सेफ्टी पिन का हुक निकाल करके उससे हमने हुक बनाया था। ओके जी, और हमने वहाँ मच्छी पका करके खाया था। अमेजिंग। एक ऐसी बुक या मूवी जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है? बुक या मूवी? एक मेरी जो पर्सनल फेवरेट है दैट इज़ 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर बुक है। ओके, या बाय रॉबर्ट ग्रीन करके। इट वो दिमाग से कैसे जीतना है वो बताता है, तो दैट्स माय पर्सनल। ये कोई भी पढ़ सकता है? या ओके, बिल्कुल कोई भी पढ़ सकता है। ये मैं कॉपी इसका रखता ही हूँ। ओके, ठीक है। ये हर किसी को ही पढ़ना चाहिए? जी हाँ, ये आपको लाइफ में एज ए सिविलियन से लेकर के वॉर के अंदर सारे स्ट्रेटजीज बताता है, जिसमें आपको आर्मी से बड़े सारे एग्जांपल्स आपको सिखाता है। एंड बहुत अच्छी किताब है जो मुझे लगती है, आई रिलेट टू इट अ लॉट। एक लास्ट सवाल, अगर आप सोल्जर नहीं होते तो फिर क्या होते आप? अभी जी हाँ, मैं शायद आई वुड हैव जॉइन मर्चेंट नेवी, या मैं इवन फैशन टेक्नोलॉजी का, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए सिलेक्ट हो गया था। ओके, एंड मैं मर्चेंट नेवी के लिए सिलेक्ट हो गया था। जब मैं एनडीए में सिलेक्ट हो गया तो छोड़ दिया। तो आई थिंक मैं शायद मर्चेंट नेवी जरूर आई वुड हैव जॉइंड। अभी क्या ड्रीम है सर, क्या विजन दिमाग में जब आप सोते हैं तो इस वक्त क्या? क्योंकि जब आप कर्नल थे तो विजन कुछ, सपने में कुछ और होते होंगे। अभी क्या विजन है, क्या देश को अब क्या, क्योंकि अभी आज भी आप सर्व कर रहे हैं देश के लिए, और जाने अनजाने में पहले आप अपनी बटालियन के लिए काम करते थे, अब पूरी जनता आपकी बटालियन है। जैसे ट्रिम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं उनको। नहीं, वेरी राइट। ये मुझे भी स्ट्राइक नहीं किया था। इनफैक्ट जब हम ये यूट्यूब चैनल भी हमने शुरू किया, उससे जस्ट पहले लोग पॉडकास्ट के लिए इनवाइट कर रहे थे, मैं जा रहा था। तो आई सॉ ए गर्ल्स मैसेज, उसमें उसने मुझे और कर्नल भरवान है, कर्नल भरवान और मुझे थैंक कर रखा है कि कर्नल भरवान और मेरे वजह से इट हैज़ चेंज हर लाइफ। वो शी वॉज अंडर डिप्रेशन, तो शी स्टॉप टेकिंग मेडिसिन फॉर गुड अबाउट 15 days और शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। और ये सिर्फ
मेरे और भरवान सर की बातें सुन के देन आई रियलाइज कि इट इज़ जो आप कह रहे हैं जाने अनजाने में वी आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स या चेंजिंग लाइव्स. सो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है एंड आई थैंक पीपल कि दे आर सीइंग दैट काइंड ऑफ गाइडेंस या हमें उस नज़रिया से देख रहे हैं. बट हमारे लिए भी इट इज़ अ ह्यूज थिंग. तो मैं तो अभी कोशिश यही कर रहा हूँ कि मेरे से अच्छे भी लोग हैं, इनको देख लो. नहीं सर, आपको अपने यूट्यूब से जो लोगों को है लीडरशिप, डिसिप्लिन, एक आपकी अपनी स्ट्रैटेजी हो जी, जो यूथ को आप फॉलो कराए. जैसे 21 डेज हार्ड चैलेंज आया था फिटनेस को लेके, ऐसे कोई हार्ड चैलेंज मैं चाहता हूँ यूथ के लिए आप रखें जिसमें आप प्रॉपर माइंडसेट डेवलप करें. डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, मॉर्निंग टू बेड, सब कुछ, फूड एंड एवरीथिंग, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, सो दैट कि वो एक थोड़ा बहुत अपने लाइफ में एक आइडियल इंसान बन पाए. अगर वो अच्छा होगा तो आई थिंक उसकी फैमिली, उसका इन्वायरमेंट, चीज़ें चेंज होंगी. जी बिल्कुल. मैं तो हर चीज़ से आपके सहमत हूँ एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दिस इज़ कमिंग वेरी सून. ओह, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. बहुत सारी चीज़ें, मेरी डाउट्स क्लियर हुई और आपके साथ ये है कि अभी आपसे डिस्कशन में मुझे लगा है कि मैं 0.5% समझ पाया हूँ राइट साइकोलॉजी ऑफ जवान या आर्मी. तो ये बहुत बड़ी बात है. मतलब इसको समझने के लिए ना एक्चुअली 4-5 साल तो देना चाहिए समझने के लिए, तब जाके आप इन डेप्थ समझ पाएंगे. एक पॉडकास्ट से नहीं होगा. इस पॉडकास्ट में यही है कि आप समझ पाओ कि एक जो कर्नल है वो घर में कर्नल नहीं है, वो भी अडॉप्ट करते हैं आज की चीज़ों को, आज के एरा को. आज वो पॉडकास्ट में है, पॉडकास्ट लेते हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फैमिली को भी. तो ऐसे हमारे आपके लाइफ में भी होता है. समटाइम्स हम जो पोजीशन कैरी कर रहे होते हैं वैसे ही घर में होते हैं, समाज में होते हैं, और एक टाइम पे हमें लगता है यार ये दुनिया कितनी गलत है, बिकॉज हम उसी चश्मे से देख रहे हैं जिस हम चश्मे से. आपकी भी लाइफ में बहुत सारे कर्नल ऐसे रहे होंगे जो इतने स्ट्रिक्ट रहते होंगे कि वो बहुत कुछ कर सकते थे देश के लिए, बट उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट नहीं किया होगा. सो आपसे जो सर्व कर रहे हैं, वो जो मैंने एक शब्द आपसे बोला, लाइफ बियॉन्ड यूनिफॉर्म, अभी भी आप यूनिफॉर्म में हैं और आप आज भी कर्नल हैं, लेकिन आपके सामने जो बटालियन है वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है. आपको उनको डिसिप्लिन में लाना है. थैंक यू सो मच सर. बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला. जय हिंद. Thank you so much, जय Chandan भारत. ji. थैंक यू सो मच सर. Really enjoyed.